हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। 3D ज्योमेट्री के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जेईई मेंस 2024 के टाइम पे क्या हुआ था, इस 3D ज्योमेट्री के चैप्टर से प्लेन वाले सेक्शन को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। वही सिनेरियो जेईई मेंस 2025 में भी अपने को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कम यहाँ पे हो गए, लिमिटेड पोर्शन हो गया। जैसे एक साइड में अपने पास में डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर दूसरा पोर्शन बचा लाइन का, उसके भी कई सारे वेरिएशन अपन यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे काफी हाई वेटेज दो टाइप के क्वेश्चंस को ही मेनली मिलता है, जैसे डायरेक्शन कोसाइन हो गया, फिर डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड। तो वैसा ही पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड दे रखा है। अपने को क्या बोला है कि हमारे पास में दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन है। इनकी दो दो वैल्यूज होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इसके बेसिस पे अपने को एल, एम और एन की वैल्यूज निकालनी है ना। अब यहाँ पे एक थर्ड देखो, यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास में तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। तीसरी इक्वेशन वैसे ही हमको पता है ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से अपन यहाँ पे एल, एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस किस तरीके से अपने को अप्रोच लगाना है ये यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अगर मान लो इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। जैसे पहली वाली इक्वेशन को देखेंगे, थोड़ा सिंपल सा अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे एन इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम हो जाएगा, या फिर 2 को कॉमन ले लोगे तो एल प्लस एम अपने पास में आ जाएगा। अब इस रिलेशन का यूज अपन सेकंड वाली इक्वेशन में कर सकते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन में भी यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे इन दोनों पोर्शन में से n अगर कॉमन ले लेता एल प्लस एम बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे n को कॉमन लेके एल प्लस एम कर देता हूँ, फिर यहाँ पे एल एम आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये अपने को दे रखा है। अब n की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल एम, ये अपने पास में आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो डायरेक्टली खोल देते हैं, तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर होएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2lm, लेकिन बाहर भी 2 है तो ये 4lm हो जाएगा प्लस lm इक्वल्स टू 0। वैसे चाहो तो देखो इसको ऐड करते, फिर यहाँ पे अपने पास में फिर फैक्टर करते इसके, बट ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं। इन दोनों को यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर दो, इन दोनों को इस ऐसे कंबाइन कर लो। तो यहाँ पे जब मैं 2l कॉमन ले रहा हूं तो अपने पास में l प्लस 2m बच रहा है, और यहाँ पे m कॉमन लूंगा तो अपने पास में यहाँ पे l प्लस 2m या फिर 2m प्लस l बोल लो, इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, एक हो गया 2l प्लस m, दूसरा हो गया m प्लस 2l प्लस m हो गया l प्लस 2m। ये अपने पास में दो फैक्टर्स हो गए। अब अगर मान लो 2l प्लस m इक्वल टू 0 मैं करता हूं, तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आ रहा है, m इक्वल टू माइनस 2l। अब पहले इसी रिलेशन का यूज हम कर लेते हैं, है ना। केवल इस वाले को अभी तक अपन ओपन किए हैं, इसकी हेल्प से अगर मान लो मैं चलना चाहूं तो माइनस 2l के बराबर हो गया, l तो l है ही, सबको l में रिप्लेस करेंगे अपन। n को क्या कर सकता हूं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n है यहाँ पे 2 टाइम्स l प्लस m, m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे कितनी है माइनस 2l, तो ये वापस से माइनस 2l के बराबर ही हो गया, और l तो है ही। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर की जगह माइनस 2l रखोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4l स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 9l स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब l स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। तो l की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 1/3 आ रही। अब देखो अगर मान लो डायरेक्टली मैं एल, एम, एन की वैल्यू रख देता हूं, एल की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/3 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका दुगना, और माइनस साइन के साथ, तो माइनस प्लस आ जाएगा। जब पहले वाली को प्लस में ले रहे तो दूसरे वाली माइनस में आएगी, और पहले वाली को माइनस में ले रहे तो दूसरे वाली प्लस में आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/3, और यहाँ पे माइनस प्लस ये भी सेम आ जाएगा, 2/3 अपने पास यहाँ पे आएगा। ये वाला अपने पास में हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या है, अपने पास में ये है ना। तो यहां से निकालोगे तो l इक्वल टू माइनस 2m आ रहा है, तो यहां पे हमारे पास l इक्वल्स टू माइनस 2m आ रहा है। अब सबको m में रिप्लेस कर देते हैं। जब हम इसको m में रिप्लेस करें तो हमारे पास देखो l स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस 2m का होल स्क्वायर, फिर m तो m है ही, और जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पोर्शन में n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही थी, उसी सेम तरीके से अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2m, सेम दोनों बराबर रहेगा।
तो यहाँ पे भी -2m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो गया 9m स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे m की वैल्यू ±1/3। अब देखो तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, -+2/3, फिर यहाँ पे आएगा ±1/3, ये m है, और n की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, अब मेन काम देखो, अब यहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा है 4 लाइन्स है अपने पास, एक बार प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर मान लो मैं प्लस लेता हूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज मेरे को करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस साइन लेता हूँ, जब मैं प्लस साइन ले रहा हूँ, चाहो तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो प्लस साइन लेते हैं, तो L1 लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो उसके डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास में क्या आएंगे, यहाँ पे आएगा 1/3, -2/3 हो जाएगा इधर, और अगले वाला भी -2/3 हो जाएगा। और L2 लाइन की बात करोगे तो यहां पे भी प्लस अगर अपन ले रहे तो हमारे पास में यहां पे क्या आएगा, m की वैल्यू प्लस में ले रहे हैं बेसिकली हम, तो उससे क्या होगा, ये -2/3 हो जाएगा, और यहां पे बात करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और अपने पास में ये वैल्यू जो है -2/3, ये अपने पास में आएगा। अब हमको निकालना है एंगल निकालने के लिए cos थीटा क्या होता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास में देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू -2/3, फिर यहाँ पे प्लस -2/3 इंटू 1/3, फिर यहाँ पे क्या आएगा -2/3 इंटू -2/3। अब इसको किया तो ये क्या आएगा -2/9, फिर अगले वाला क्या आएगा प्लस, सॉरी ये भी -2/9 आ जाएगा, और अगले वाला आएगा 4/9। तो देखो ये तो माइनस में 4/9 है, ये प्लस में 4/9 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पे आएगा 0। तो जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो थीटा मतलब क्या हो रहा है π/2, बस इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे लग सकता है, बट इसके अलावा और कोई अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लाइन से रिलेटेड है। वैसे अगर लाइन के बारे में अपन बात करें तो लाइन की इक्वेशन दो तरीके से दी जाती है, या तो कार्टेशियन फॉर्म में देगा, है ना। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c। वहीं पे वेक्टर फॉर्म की बात करो तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है, जहां पे ये वाली चीज जो है, या फिर ये वाला पोजीशन वेक्टर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे वही सेम केस हो रखा है, यहाँ पे एक्चुअली में अपने को लाइन दे रखी है दो, है ना। क्या बोला है कि हमारे पास में एक L1 लाइन है, दूसरी L2 लाइन है, तो इन लाइंस के बारे में बताना है कि क्या ये लाइन स्क्यू लाइंस है या फिर इंटरसेक्ट कर रही। तो तीन ऑप्शन में अपने को सीधा सीधा दिख रहा है इंटरसेक्टिंग। अगर मैं इंटरसेक्ट वाला पोजीशन निकाल लेता हूं तो अपने पास में सीधा क्लियरली पता चल जाएगा इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। अब 3D में अगर अपन बात करें तो लाइंस दो है, तीन तरीके से होती है, या तो पैरेलल हो सकती है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, अदरवाइज स्क्यू लाइंस, अगर दोनों सिनेरियो नहीं हो रहे तो पैरेलल तो अपने को देख के लग ही नहीं रहा, क्योंकि लैम्बडा के बाद जो यहाँ पे ये है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है नहीं, तो पैरेलल है नहीं। दूसरा इंटरसेक्टिंग वाला सिनेरियो, इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मान लो मेरे को निकालना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर निकाल लो, है ना, या फिर ऐसे समझ लो कि एक जनरल पॉइंट अपन ले लेते हैं लाइन पे। जैसे अगर मान लो अपने पास में क्या होता था, x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c इक्वल्स टू लैम्बडा करते थे, फिर x y z की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे जनरल पॉइंट लेते थे। वही सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, वहां पे क्या होता था, x = a लैम्बडा प्लस x1, है ना। अब ये तो x1 है और ये लैम्बडा वाली वैल्यू है, तो उसी तरीके से डायरेक्टली हम L1 लाइन के लिए अगर बात करें तो इसका कोई भी जनरल पॉइंट अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं, जिसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, है ना। वेक्टर को अपन i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप में भी लिखते हैं, बट एक तरीका ये भी होता है a b और c। इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना बच जाता है ना। बार बार उतना लिखोगे तो लेंथी टाइप का फील नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस लैम्बडा, फिर अगले वाला क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 लैम्बडा, फिर अगले वाला क्या आ जाएगा 13 प्लस 3 लैम्बडा। ये अपने पास में L1 लाइन का सिनेरियो हो गया। वैसे ही L2 लाइन के लिए बात कर लो तो यहाँ पे -3 माइनस म्यू ये आ गया, फिर यहाँ पे क्या बोला 7 प्लस 2 म्यू, फिर यहाँ पे आ जाएगा p - 3 म्यू। ये अपने पास में केस आ रहा है। अब देखो अब क्या है,
अब अपन बोल रहे हैं कि ये L1 लाइन का कोई जनरल पॉइंट है, ये L2 लाइन का कोई जनरल पॉइंट है। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही तो ये जनरल पॉइंट कॉमन होना चाहिए, है ना। मैं बोल देता हूं कि ये जनरल पॉइंट ये है, तो ये इस पे भी लाई करना चाहिए, L1 लाइन पे भी और L2 लाइन पे भी। जब ये दोनों लाइंस पे लाई करेगा तो L1 लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, जिसका मतलब जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे होंगे वही वैल्यूज यहाँ पे भी होंगी। तो जिसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है, देखो वैसे भी समझ सकते हो कि थ्योरी में इसको पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी दो को उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअली में क्या है, दो अननोन है। दो अगर लैम्डा और म्यू दो अननोन है, उन दोनों को निकालने के लिए हमको केवल दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन ये, दो इक्वेशन ये, इन दोनों को उठा के हम सॉल्व करते हैं। जब लैम्डा और म्यू की जो वैल्यूज आती हैं, अगर वो थर्ड वाले पोर्शन में, इस वाले थर्ड में अगर सेटिस्फाई कर जाती हैं तो अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही चीज अपने को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि 2 प्लस लैम्डा जो है इसको -3 माइनस म्यू के बराबर कर देना है। जहां से अपने पास क्या रिलेशन आएगा, लैम्डा प्लस म्यू, म्यू को उधर ले जाओ, -3 माइनस, तो ये अपने पास में -5 के बराबर आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ जाएगी। दूसरा केस है 9 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 2 म्यू। तो यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 7 माइनस 9 मतलब -2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये आ गई। दो इक्वेशन आ चुकी हैं, वैल्यू निकालनी लैम्डा और म्यू की, खत्म कर दे, दोनों को ऐड कर दो। तो एक इक्वेशन हमारे पास में लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू -5 है, दूसरी लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू -1, यही है। हाँ, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, म्यू से म्यू गया, यहाँ पे आया 2 लैम्डा, यहाँ पे आया -6, तो लैम्डा की वैल्यू -3। अगर लैम्डा -3 है तो यहाँ पे लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू -1 वाली जो इक्वेशन है उसमें कर देते हैं माइनस, ये यहाँ पे ये -1, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, म्यू की वैल्यू आ गई -2। तो लैम्डा की भी वैल्यू आ चुकी है, म्यू की भी वैल्यू आ चुकी है। अब अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है तो थर्ड वाला सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 13 प्लस 3 लैम्डा की जो वैल्यू है ये एक्चुअली में किसके बराबर आनी चाहिए, P-3 म्यू के, P-3 म्यू। पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको जब हम निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे 13 प्लस 3 इंटू -3, तो ये आ जाएगा 4, -9 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखें तो P प्लस, सॉरी यहाँ पे P आएगा -3 इंटू म्यू की वैल्यू ये, तो ये आ रहा है P+6। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लो ऑप्शंस के बेसिस पर हम देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग है, लेकिन P की वैल्यूज यहाँ पे बोल रहा है P की हर वैल्यू के लिए इंटरसेक्टिंग, अगर वो रियल वैल्यूज है या, है ना, और यहाँ पे बोल रहा है P इक्वल टू -2 पे केवल इंटरसेक्टिंग होगी। तो अगर मान लो ये दोनों बराबर है तो P की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, 4 - 6 मतलब -2। तो P इक्वल टू -2 पे जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है वो थर्ड वाले पोर्शन को सेटिस्फाई करेंगी, जिसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, है ना। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल तभी निकल रहा है जब P की वैल्यू -2 है, जिसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास सी ऑप्शन निकल के आए। बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर मान लो वो इसके बराबर होता तब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सभी वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, हमको केवल एक वैल्यू पे मिल रहा है ऐसा। क्योंकि पी की वैल्यू अगर मान लो बदल दोगे तो बराबर नहीं होगा, बराबर, और जब बराबर नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी थोड़ा सा वैसा ही लाइन वाला क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास में एक लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये लाइन एक्चुअली में एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। फिर बोला है कि अगर मैं बोल दूं कि जो क्यू पॉइंट है वो एल लाइन पे लाइक, एल लाइन मतलब ये इनिशियल वाली लाइन जिस पे ये वाला पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट अगर इसी लाइन पे है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो पी क्यू का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये वैल्यूज बतानी है ना। देख के थोड़ा अटपटा टाइप का लग सकता है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन है बहुत ज्यादा आसान। यहाँ पे अपने को करना क्या है, देखो, अगर मान लो मैं एल लाइन बोल दे रहा हूँ, है ना, जो क्वेश्चन में बोला है वो लाइन एल है। अगर एल लाइन की हम बात कर रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली में बी वेक्टर है, ठीक है। और इस पहली वाली लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ, ये जो दूसरी लाइन है इसको L2 बोल दे रहा हूँ। सिमिलरली L1 लाइन की डायरेक्शन B1 हो जाएगी, L2 की B2 हो जाएगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि L जो लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है। अब लाइन में अगर अपन बात कर रहे हैं तो L लाइन की जो डायरेक्शन होगी
अगर मान लो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की डायरेक्शन इस लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, चाहे फिर वो इधर हो, है ना। जिसका मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि b जो है वेक्टर वो एक्चुअली में b1 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। वही सेम तरीके से l लाइन जब l2 के परपेंडिकुलर है तो b वेक्टर b2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास में एक वेक्टर निकल के आ रहा है b, जो कि एक्चुअली में दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो b वेक्टर की डायरेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगी, b1 क्रॉस b2 पे। ठीक है, अब एग्जैक्टली यहां पे अगर देखोगे तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो, हालांकि इस क्वेश्चन में उस चीज की जरूरत है नहीं, अगर मैं इसको निकालता तो b1 वेक्टर b वेक्टर अपने पास में इस वेक्टर के बराबर आता, बट पैरेलल से अपना काम चल जाएगा। पैरेलल से काम कैसे चलेगा वो भी मैं आगे समझाऊंगा। पहले ये चीज देख लो, जब अगर हम b वेक्टर निकाल रहे हैं तो पहले इसको निकाल लेते हैं, i j और k कैप हो गया, है ना। तो b1 क्या है अपने पास में, b1 यहां पे है 2 1 4, है ना, और दूसरा है 3 2 -2। तो b वेक्टर i कैप के साथ क्या आएगा, -2 -8, तो अपने पास में यहां पे आ जाएगा -10 i कैप। j कैप के साथ बात करोगे -4 -12, तो यह आ गया -14, लेकिन j कैप के साथ खुद माइनस रहता है तो यहां पे +14 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 14 नहीं आएगा, 16 आएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। के कैप के बाद बात करोगे तो 4 में से 3 गए तो 1 बच रहा है, तो प्लस के कैप ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब अगर अपन यहां पे बात करें, उस लाइन को लिखना चाहता हूं, किसी भी लाइन की, देखो ये चीज और समझ लो, जब भी अपन किसी लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो अपने को केवल दो चीज चाहिए रहती है, एक तो उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट, दूसरा उस लाइन की डायरेक्शन। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हम लिख रहे हैं, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। वहीं पे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते तो x माइनस x1 बाई ए वाला जो फॉर्मूला है वहां से लिख देते। अब वहां पे x1 y1 z1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे उस लाइन की इक्वेशन, यहां पे आ जाएगी x माइनस 1 बाई -10, है ना, ये -10 आ जाएगा, y -4 बाई 16, ये 16 है शायद यहाँ, हाँ ये 16 हो गया, इक्वल्स टू z -3 बाई 1, है ना, इक्वल्स टू लैम्बडा बोल देते। अब देखो जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अगर मान लो यहाँ पे अल्फा होता, है ना, अल्फा अगर होता तो इस पूरे के साथ में अल्फा होता, जिसका मतलब यहाँ पे क्या आता, -10 अल्फा। जैसे इसको एक बार रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आता -10 अल्फा, ये आता 16 अल्फा, ये कितना आता अल्फा, है ना। अब यहाँ पे चाहे लैम्बडा रहे, म्यू रहे, कुछ भी रहे, अब मैं क्या करता कि इस पूरी इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो फिर क्या होता है, ये अल्फा यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ 1 आ जाता, तो यहाँ पे आता लैम्बडा इंटू अल्फा, जिसको मैं म्यू बोल देता या फिर बीटा बोल देता। यहाँ पे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, उसी के बराबर आएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि केवल पैरेलल से ही अपना यहाँ पे काम चल जा रहा है, एग्जैक्ट की अपने को जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जैक्ट की भी जरूरत हो जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान अपने को देना है कि बी वेक्टर एक्चुअली में इस वेक्टर के बराबर नहीं होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तब जाके अपने पास में बी वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बराबर अपन ने लैम्बडा ले रखा है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब अपने को बोल रहा है अपने पास में Q एक पॉइंट है ना। मैं मान लेता हूं यहां पे कोई भी जनरल पॉइंट है Q, इस लाइन पे ये अपने पास में L लाइन आ चुकी है, इसका कोई भी जनरल पॉइंट अगर अपन लेंगे तो कैसे लेते हैं, यहाँ पे x y z की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा -10 लैम्बडा प्लस 1 आ जाएगा, 16 लैम्बडा प्लस 4 आ जाएगा, लैम्बडा प्लस 3 ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है पी क्यू का स्क्वायर इसके बराबर, है ना। तो P पॉइंट अपने को पता है, Q पॉइंट अपने को पता है, तो पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं या पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। Q में से P को घटा दो तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पोर्शन ही तो ऐड हो रहा है, ये तो P पॉइंट है, ये हट जाएगा, तो क्या आएगा -10 लैम्बडा, यहाँ पे 16 लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा। अब क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर, जिसका मतलब अगर मान लो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता तो रूट लगता, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्बडा का लैम्बडा स्क्वायर हो गया, ये 357 के बराबर है। जिसका मतलब लेफ्ट में अगर देखोगे तो 256 356 वो सब बराबर आ गया, 357 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 357। बहुत अच्छा, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू आई 1।
ठीक है। तो अब लैम्डा की 2 वैल्यूज हो गई, लैम्डा के अपने पास में प्लस माइनस 1 वैल्यू होगी। जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 है ना, देखो यहां पे क्वेश्चन में और क्या बोले, यहां पे लिखा है कैन बी, है ना, क्या क्या वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। अब लैम्डा की वैल्यू 1 पे अलग आंसर आ सकता है, -1 पे अलग आ सकता है, तो जो ऑप्शन में मैच कर रहा है अपन को उस पर फोकस रहना है ना। ये -1 लिखा था यहां पे। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1 है तो अपने पास में क्यू पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ये देख लो। क्यू पॉइंट ये है क्यू पॉइंट। जब लैम्डा की वैल्यू -1 है, सॉरी 1 है, तो अपने पास में क्या आएगा, -10, 16 और 1। तो इन सबको ही तो ऐड करना है, A1, A2, A3 ये तीनों हैं, तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास आएगा 7, जो कि ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। लेकिन जब लैम्डा इक्वल्स टू -1 है तो क्या होगा, तो अपन यहां पे देख सकते हैं कि क्यू पॉइंट हम, अच्छा एक सेकंड ना, ये क्यू पॉइंट नहीं है, क्यू का पोजीशन वेक्टर है यार, सॉरी पी क्यू का पोजीशन वेक्टर है। क्यू पॉइंट अपने पास में देखो क्या आएगा, क्यू पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -10 + 1, तो यानी कि -9 आ जाएगा। 16 + 4 की बात करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा +1 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में अब देख लो, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 15 बचेगा, है ना। अब 15 अपने को ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगले वाली वैल्यू को भी देख लेते हैं। जब लैम्डा इक्वल्स टू -1 है तब क्या हो रहा है, जब -1 अपन यहाँ पे डालेंगे 10 + 1 ये 11 हो जाएगा, -16 + 4 करोगे तो -12 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये अपने पास में क्या आ गया, अच्छा ये वैल्यू तो, रुको रुको, -1 अगर मान लो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये 10 + 1 हो गया, ठीक है 11 हो गया, -16 प्लस ये करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। लैम्डा -1 ये 2 बचेगा ना, ये अपने पास में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे अब सम करोगे तो अब सम 1 आ रहा है ना, लेकिन वो तो ऑप्शन में किसी में है ही नहीं, तो इस वजह से अपना बी हो जाता। अगर मान लो 15 ही दे रखा हो तो 1 दे रखा हो तो 1 इसका आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किया गया है ना, लाइन का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड, बट हालांकि इसमें उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन का यूज होगा नहीं। देखो क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है कि अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने पास में है जो कि केवल इस पॉइंट से पास होता है। उसके साथ साथ उसकी इक्वेशन ये दे रखी है जहां पे L, M, N की वैल्यूज इंटीजर्स हैं और L जो है प्राइम नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अपने को ये बताना, अल्टीमेटली L, M, N की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे समझ सकता हूँ, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसका एक एंड पॉइंट है 1,2,6। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसका एक पॉइंट है 1,2,6, दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो -362 ये है। अब इसका परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर, जिसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये एक्चुअली में इन दोनों एंड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसका मिड पॉइंट होगा, तो इस मिड पॉइंट को निकाल लो। -1 - 3 किया तो -2 डिवाइड बाई 2 किया तो -1, 2 + 6 किया तो 8, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा, 6 + 2 किया तो 8, 8 बाई 2 अपने पास में 4 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला ये जो लाइन सेगमेंट था ये एक्चुअली में -6,2,4 से पास हो रहा है, ठीक है। अब अपने को लाइन की जब भी इक्वेशन निकालनी, तो अपने जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता रहा था, अपने को जब भी लाइन की इक्वेशन निकाली या तो एक पॉइंट मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर वैसा नहीं मिल रहा तो दो पॉइंट भी अगर अपने को मिल गए तो दो में से एक तो पॉइंट अपन किसी को भी कंसीडर कर लेंगे, दूसरा डायरेक्शन अगर निकालनी है तो यहाँ पे एक पॉइंट को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, ए बी वेक्टर निकाल लो, वो उस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो अब अपन यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन काफी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो लाइन की ही इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो किस पॉइंट को, चाहे तो इस पॉइंट को या फिर इस पॉइंट, वैसे तो अगर आप मान लो मैं किसी भी पॉइंट को पॉइंट मान के और फिर दूसरी को डायरेक्शन मानूं और फिर इक्वेशन लिखूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को इससे कंपेयर करना है, तो इसमें जिस पॉइंट को पॉइंट कंसीडर किया है ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं,
मतलब यहाँ पे जो पॉइंट लिया गया है उसी को अपन यहाँ पे पॉइंट लेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे देखोगे -6, 2, 4 ऊपर वाला लिया, तो अपन उसी के बेसिस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 6, यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे -1 + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू y - 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा z - 4 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा 4 - 4, ठीक है। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वाला कंसेप्ट है। तो x + 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू y - 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू z - 4 बाई 0 इक्वल्स टू लेफ्ट। ये दे रखा है। अब देखो, अब l के बारे में अगर मान लो ये -5 होता, है ना, जैसे यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है प्राइम नंबर भी है पॉजिटिव भी है, तो l ये हो गया, है ना। अगर l ये हो गया तो बाकी m और n तो हो ही जाने। लेकिन अगर मान लो -5 आता, है ना, -5 अगर आ रहा होता तो पहले मेरे को पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पहले इसको प्लस में बनाना पड़ता। और अगर मान लो ये 4 आ रहा होता, है ना, या फिर किसी का मल्टीपल आ रहा, तो पहले फिर मेरे को इसको प्राइम नंबर बनाना पड़ता डिनोमिनेटर को डिवाइड करके, और उसी तरीके से इसको भी लैम्बडा की जगह म्यू लिख देते, अल्फा बीटा थीटा जो तुम्हारा मन करे। तो अब अपने पास L, M और N की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहां पे इसको निकालना है। तीनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, एक 0 है तो उसको तो लिखो ही मत, है ना। तीनों का सम कर दो, तो यहाँ सम कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 + 2, है ना, ये आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है, इसके आगे माइनस है तो ये -7 हो जाएगा, 0 -7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस को केवल इसी क्वेश्चन के तरीके से नहीं देखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होता, माइनस आ जाता, इस तरीके के सिनेरियो को भी अपने को कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आने वाले आए नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मान लो अपने पास में कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, और इसका इमेज यहाँ पे। और वैसे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि मिरर इमेज को अपने यहाँ पे जरूरत है नहीं। देखो ये क्वेश्चन भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो यहां पे क्या बोला कि हमारे पास में इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट है, और ये जिस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो अगर मान लो अपन इसको ड्रॉ करें कि अपने पास में एक लाइन है, इस लाइन में हम किसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको P बोल दे रहे हैं, 2, 5, 1, है ना, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको मैं Q बोल दे रहा हूं। ये अपने पास में 1/5, 2/5, 3/5 ये दिया हुआ है, ये लाइन है। फिर क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली में किसी एक और पॉइंट, R पॉइंट बोल देता हूं, ये है ना, इससे भी पास हो रही, जो अल्फा 2 अल्फा और 5। अब काफी आसानी से सबको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि अब देखो अब अपने को कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे, किस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं वो सब लगाने की भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हो जाएगा कि हमको अगर दे रखा है यहाँ पे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमको पता ही है एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका मतलब अगर दो पॉइंट्स के मेरे को पोजीशंस दे रखे तो मैं यहाँ पे इसका पोजीशन इसका वेक्टर निकाल सकता हूँ, PQ वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी वेक्टर निकाल सकते हैं, ये QR वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 भी होना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं ना, PQ डॉट यहाँ पे QR जो ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बस इसी को कर दो। तो यहाँ पे अपन चाहे तो इसको PQ लिख दो या QP लिख दो, है ना। मैं इसको ऐसा क्यों लिख दे रहा हूँ, QP लिख दे रहा हूँ, QP और डॉट QR। मैं क्योंकि मैं R में से और P में से माइनस करना चाह रहा हूँ, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इससे पहले इंटीजर अगर आ जाएगा थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेट करना, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 2 - 1/5, फिर यहाँ पे 5 - 2/5, फिर यहाँ पे 1 - 3/5, ये आ जाएगा एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर आ जाओ, अल्फा -1/5 कॉमा यहाँ पे आएगा 2 अल्फा - 2/5 और 5 - 3/5। इसी को सिंप्लीफाई, ये इक्वल्स टू 0। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो जैसे इसको देखेंगे तो ये अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 9/5, ये तो बचा 9/5, इसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा -1/5, इसको भी मैं क्या करता हूँ 5 अल्फा -1/5,
ये लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली अगले वाले पे आ जाओ, तो 25 में से 2 गए तो 23/5 ये आ रहा है। अगले वाले की बात करोगे तो 10 अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाई 5 ये अपने पास में आ रहा है। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ, यहां पे देखोगे तो ये 2/5 आ रहा है और इसके अगले वाला अब 22 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 अपने को दे रखा है। अब देखो इसी को अब सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, सब पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 9 इंटू 5 अल्फा माइनस 1 है ना, ये दोनों 25 बन जाएगा ना, इधर भी यही होगा इधर भी ये हट जाएगा, डिनोमिनेटर हट जाएगा बेसिकली। अगला यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 23 इंटू 10 अल्फा माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22 यानी कि 44 इक्वल्स टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अल्फा आ गया तो यहाँ पे आ गया 45 अल्फा माइनस 9 प्लस 230 अल्फा माइनस 46 प्लस 40 ये। अब देखो अगर अपन इसको देखें तो ये हो जाएगा 275 अल्फा और यहां से देख रहे हो तो -2 बच रहा है, 9 यहां पे है तो इधर जाके 11 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 11/275, ये कट गया 25 बार, तो यहां पे आ गया 1/25। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं, खास इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, इजीली भी हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। रिसेंट 2-3 साल में अगर देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3D से जो पूछे गए है ना, पहले तो प्लेन से पूछे जाते थे, उसके बाद इस शॉर्टेड डिस्टेंस वाला काफी ज्यादा पूछे जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, 2 लाइन दे देगा, दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे A2 माइनस A1 का डॉट विद B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये होता है। सबसे पहले मेरे को B1 क्रॉस B2 निकालना है। अच्छा, जब भी हम ये सब चीजें कर रहे हैं, B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब भी लाइन के कार्टेशियन फॉर्म वगैरह को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो पहले ये चीज चेक कर लो कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखी है, यानी कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड1 बाई सी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2x माइनस 4 ऐसे दे देगा, है ना, या फिर बोल देगा हाँ 2x माइनस 4 ही कर लो, इस तरीके से दे रखा है। जब भी इस तरीके से दे रखा है, अब यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 इसके डायरेक्शन में कंसीडर नहीं करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करना है, इसको x माइनस x1 के फॉर्मेट में अपने को बनाना है, उसके बाद ही जाके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो B1 क्रॉस B2 सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। जब B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं तो पहले देखें तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है माइनस एक्स प्लस 4 ऐसा भी दे रखा होता है, तो इसको भी पहले माइनस में अपने को जो x y z है इनको पहले प्लस में, और जो बाकी वैल्यू वो फिर चाहे कैसे भी रहे उससे मैटर नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले। तो यहाँ पे 2 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो -1 8 और 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है, तो खत्म हो गया, आई कैप आएगा ही नहीं, है ना। माइनस जे कैप की बात कर लेते हैं। जे कैप की अगर मान लो अपन बात करते हैं तो 8 + 1 है ना, 8 + 1 9 आएगा, और के कैप के साथ बात करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 + 2, तो यानी कि -9 आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं है वो जे कैप है ना, जे कैप प्लस 18 के कैप, ये इसकी डायरेक्शन आ रही है। अब अपने को A2 माइनस A1 भी निकालना है। अब A2 माइनस A1 मतलब दोनों पॉइंट्स को अपने को माइनस यहाँ पे करना है, तो किसी को भी A1 ले लो, किसी को भी A2, जिसको B1 लिए हो उसके पॉइंट को A1 ले लो, जिसको B2 लिए हो उसको वैसे कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो -4 और यहाँ पॉइंट क्या है -4 7 5 ये है, इसमें से अपने को माइनस करना है 2 3 एंड 0, तो पॉइंट अपने पास में आएगा -4 - 2 किया तो -6 और 7 - 3 किया तो 4 और 5 - तो 5, ये अपने पास में इसका पॉइंट आ गया, ठीक है।
अब हमको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट किस किस का करना है? -6, 4 और 5 का डॉट विद 0, -9 और 18 के साथ में। नीचे आएगा मैग्नीट्यूड इसका, यानी कि -9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब ऊपर देखो तो पहला तो 0 हो गया है ना। यहां पे मॉड भी है कि कभी कभी अगर मान लो वैल्यू माइनस में भी आए तो अपने को उसको केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे पहला तो 0 हो गया। दूसरे की बात करोगे तो यह आएगा -36 और फिर ये आ जाएगा 90, है ना। 18 इंटू ये किया तो 9 के स्क्वायर को रूट से कॉमन ले लो तो बाहर आएगा तो 9 आएगा। रूट के अंदर क्या बच रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर देखोगे तो 54 बचा, नीचे बच रहा है 9√5। ठीक है, 9√5। इसको इससे काट दो, 6/√5। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी बना दिया ऑप्शंस में। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किस इंटरवल में लाई करेगी, तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 डिवाइड बाई, ये देखो 9 तो है नहीं, जो नीचे 3 लिख देंगे, जिसका मतलब ये एक्चुअली में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। जब 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, लेकिन 2 से जस्ट बड़ा, 3 से कम। अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आउटपुट भी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, जिसका मतलब ये केवल इस इंटरवल के अंदर लाई करे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में बी ऑप्शन आ जाए। तो कुछ इस तरीके से ही 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर जेईई मेंस के एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन सबको अपन काफी इजीली देख सकते हैं। ऐसे अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।